स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के एंड उसका डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोटिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज हॉलमार्क। किस टाइप की टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका थर्ड है, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब हम देख लेते हैं टीचिंग के कितने लेवल्स होते हैं एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। टीचिंग के 3 लेवल होते हैं आपका, एक मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिए जो पहला लेवल होगा मेमोरी लेवल, उसमें स्टूडेंट्स क्या करता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनको रिकॉल करता है एंड उसको रिप्रोड्यूस कर देता है एज इट इज़। उसमें वो अपने एंड से कुछ भी इनपुट नहीं देता है। टर्म्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करना, इसमें जो मेन फोकस किया जाता है वो रूट लर्निंग पे किया जाता है। ओके, लाइक हिस्ट्री के डेट्स याद करना, टेबल्स याद करना। सो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपका मेमोरी लेवल में आ जाएगा। इसमें जो स्टूडेंट्स है वो अपने एंड से इनपुट ना देके कॉन्सेप्ट्स को एज इट इज़ लर्न कर लेता है। सो इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं, जिनको रूट लर्निंग हो गया, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, तो वो किसको डिनोट करेंगे, मेमोरी लेवल को। ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है। इसमें क्या किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मीनिंग को समझना, उसको एक दूसरे से इंटरलिंक करना, कनेक्ट करना। ओके, कनेक्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को। तो इसमें ये सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग है एंड इसमें हम कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं। सो इसमें रूट लर्निंग एज इट इज़ नहीं होती। जो हम जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट देखते हैं उसको देख के वो उन कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरी चीज़ों से इंटरलिंक करते हैं, एक कनेक्शन बिठाते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। एंड जो थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग होती है ये आपकी होती है रिफ्लेक्टिव लेवल एंड इसको हाई लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ओके, एंड इसमें जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव पे हम अपना व्यू देते हैं एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। सो ये आपकी थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग हो गई। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन। लर्निंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस, कंसाइंस आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट, फॉर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो देखिए मेन जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है वो आपका है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। ये जो बाकी सारे हैं ये भी हम कह सकते हैं कि लर्निंग के ही पार्ट है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। सो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। से पहले हम जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड उसके जो उसने स्टेप्स दिए हैं उसमें मेन क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। एंड जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज किया गया था 2001 में, तो ये रिवाइज्ड वाली है। देखिए पहला लेवल जो होता है वो कॉग्निटिव लेवल होता है। कॉग्निटिव लेवल में क्या ये सारे जो लर्निंग आउटकम्स आ जाते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, कॉग्निटिव लेवल में आते हैं। सेकंड होता है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिफाइन करना, उनका नाम देना, रिकॉग्नाइज, लिस्ट, रिकॉर्ड। तो मेमोरी सेकंड जो इसका है वो मेमोरी है। मेमोरी में ये सारे वर्ड आ जाएंगे। ओके, थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में कैलकुलेट करना, एक्सप्लेन करना, कैटेगराइज करना, कंट्रास्ट, डिस्क्राइब, इंटरप्रेट, डिस्कस, इलस्ट्रेट, समराइज, कंपेयर, रिस्टेट, आउटलाइन। ये सारे किस में आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। जो पीछे अभी हमने 3 लेवल ऑफ टीचिंग की, आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए रिमेंबरिंग में हम रिकॉल करते हैं, ओके, रूट लर्निंग होती है। सेम ब्लूम की टैक्सोनॉमी में भी यही है। एंड अंडरस्टैंडिंग में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो आपका अंडरस्टैंडिंग में आ गया। थर्ड है अप्लाइंग। अब उन चीज़ों को अप्लाई करना। तो अप्लाई कब, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वो सारे किस में आ जाएंगे, अप्लाइंग में आ जाएंगे। आपका फिर है एनालाइज। अब जो हमने अप्लाई किया है उसको एनालाइज करके देखना। तो इसमें हम एग्जामिन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, रिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे, एनालाइज करने में आ जाएंगे। एंड फिर है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में हम क्या, उसको चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको जज करेंगे एंड जो भी कुछ दिक्कत होगी दैन हम उसको क्रिएट करेंगे।
तो कंपोज दोबारा से किया जाएगा, दोबारा से प्लान बनाया जाएगा, फॉर्मुलेट किया जाएगा। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी में। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है या तो आपका डायरेक्टली आ सकता है इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाने के लिए, या फिर अब जो क्वेश्चन डीपली पूछने लगा है एनटीए, सो इस टाइप का ही पूछ सकता है। लाइक अंडरस्टैंडिंग के कुछ वर्ड्स दे दिए या कुछ ऐसी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के कौन से फेज में आता है। अप्लाइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बरिंग है, तो उसको आप उनमें से आपको एक को करेक्ट करना होगा। सो इसलिए आपको ये जो जितने भी वर्ड्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are the most influential factor of learning? लर्निंग का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर कौन सा है? गवर्नमेंट पॉलिसी, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, फिजिकल फैसिलिटीज़। सो इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ABC, सेकंड BCD, थर्ड CDE, फोर्थ ABE। सो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए अगर हम इसको इवैल्यूएट करें, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी तो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर लर्निंग का ये नहीं है। अब देखिए ए नहीं है, एक को मैंने एलिमिनेट कर दिया, आपका फर्स्ट नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे? सेकंड या थर्ड। अब हम सेकंड देख लेते हैं, मोटिवेशन। या डेफिनेटली मोटिवेशन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो बी आपका रहेगा। अब बी आपका सेकंड में है लेकिन थर्ड में नहीं, तो आपको आंसर क्या मिल गया? BCD। सो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे, सो इस तरीके से बहुत ही कम चांस होंगे कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि आप एक दो में कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको ये तो 101% पता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होगा, दैट मीन्स ए नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट एंड फोर एलिमिनेट हो गया एंड बी आपका होगा। सो बी होगा एंड ए नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन मिल गया सेकंड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए लर्निंग, जब भी कोई हम न्यू नॉलेज लेते हैं, न्यू स्किल्स लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हम वो उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, वो उसको सीखने में कितना इंटरेस्टेड है, वो डिसीजंस, उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ मैटर करेंगे जब भी हम कुछ लर्निंग करते हैं। जब हम लर्निंग की बात करेंगे तो उसमें मेनली दो फैक्टर्स देखेंगे। एक फैक्टर जो लर्नर से एसोसिएट होंगे। अब उसमें लर्नर से एसोसिएटेड फैक्टर कौन कौन से हैं आपके? मोटिवेशन, रेडीनेस एंड विल पावर, लर्नर्स एबिलिटी, लर्नर्स मैचुरेशन, अटेंशन, हेल्थ कंडीशन, एस्पिरेशनल एंड अकम्पलिशमेंट लेवल। सो ये कुछ फैक्टर हैं जो ये एसोसिएट किससे करेंगे? लर्नर से। जब भी लर्निंग होंगी ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे। एंड सेकंड जो आपका रहेगा फैक्टर लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे? मेथड्स ऑफ लर्निंग। अब देखिए किस मेथड से लर्निंग की जा रही है। कुछ मेथड किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे, कुछ किसी के लिए। ओके, गुड फिजिकल एटमोसफेयर, ओके, नॉलेज ऑफ रिजल्ट एज फीडबैक, ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू पेडागोगिकल स्ट्रेटेजी, कोर्स कंटेंट, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, इवैल्यूएशन मेथड एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। तो इनमें से बताना है सही कौन सा है? ए ABC, सेकंड BCD, थर्ड ADE, फोर्थ आपका CDE। सो अगर आप इसमें देखेंगे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ मैटर नहीं करेंगे जब हम क्लासरूम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सो ई ऑप्शन नहीं होगा, दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ नहीं है। अगर मैं इवैल्यूएशन मेथड की बात करूँ तो वो भी इसमें नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? AB। हम इसको समझ लेते हैं। जब भी हम एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? पेडागोगिकल स्ट्रेटेजी। इसमें कि टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, प्रैक्टिस क्या है, एंड उन टीचिंग के मेथड्स हो वो इंटरलिंक हम कर पाएँ किससे? टेक्नोलॉजी से, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लैरिटी के साथ समझ पाए। सेकंड आपका रहेगा कोर्स कंटेंट। जो कंटेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसे हम टेक्नोलॉजिकल टूल्स में अडेप्ट कर पाएँ। ओके, उसको हम टेक्नोलॉजिकल टूल से कनेक्ट करके बच्चों को इफेक्टिवली क्लासरूम में डिलीवर कर पाएँ। थर्ड आपका रहेगा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, उन दोनों को ही टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आनी चाहिए सो दैट वो इफेक्टिवली उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। सो ये तीनों इसके ऑप्शन रहेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं। पहला है पीयर रिव्यू, सेकंड है वीडियो लेक्चर, थर्ड है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, फोर्थ है आपका डाउन लेवल रीडिंग मटेरियल एंड फिफ्थ है आपका लाइव इंटरेक्शन सेशन। अब इनमें से कौन सा 4 क्वाड्रेंट्स हैं? ऑप्शन है आपके ABDE, ABCD, BCD एंड BCDE।
अब देखिए पहला ऑप्शन पीयर रिव्यू, अगर आपने स्वयं को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा पीयर रिव्यू इसका ऑप्शन नहीं है। बाकी वीडियो लेक्चर स्वयं पे हमें प्रोवाइड होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म होता है, डाउनलोडेबल रीडिंग मटेरियल होता है, लाइव इंटरेक्शन सेशंस होते हैं। सो BCDE इसमें सही है, BCDE दैट मीन्स इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें सबसे पहले आपका वीडियो लेक्चर आ जाएगा जो स्वयं पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, सो दैट आप जो अपना मटेरियल्स है, अपना सिलेबस है, वो वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर पाएँ। सेकंड, इसमें जो वीडियो लेक्चर देखते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है तो उसके लिए डिस्कशन फॉर्म उस पर अवेलेबल होता है, जहाँ पे आप टीचर की हेल्प लेके डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स को। एंड जो मटेरियल, रीडिंग मटेरियल वहाँ पे होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट आप उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर पाएँ जब भी आपके पास टाइम हो। एंड फोर्थ आपका लाइव इंटरेक्शन सेशंस होते हैं। सो ये चारों आपके क्या है, स्वयं के कॉर्डवेंट्स हैं। एंड जो बात करें पीयर रिव्यू की, तो पीयर रिव्यू एजुकेशनल टूल तो है, लेकिन वो स्वयं का पार्ट नहीं है। पीयर रिव्यू में क्या होता है, जो पर्टिकुलर उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है वो आपके कंटेंट को रिव्यू करता है। ओके, तो वो स्वयं का पार्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I believe I can solve this problem, Priya declared. I have successfully tackled similar problem in the past. Priya is demonstrating which of the following? 1. High self-esteem. 2. High level of empathy. 3. High self-efficacy. लो सेल्फ एफिकेसी। अगर देखिए इसमें बात की जाए, प्रिया को बिलीव है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी क्योंकि उसने पास्ट में से सॉल्व किया। सो हाई सेल्फ एस्टीम तो नहीं होगा, सेल्फ वैल्यू को डिनोट करेगा वर्ड। हाई लेवल ऑफ एम्पैथी जैसा इसमें कुछ नहीं है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस की वो कर लेगी। हाई सेल्फ एफिकेसी, हाँ, तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा क्योंकि उसको बिलीव है, उसको कॉन्फिडेंस की वो कर लेगी। फोर्थ आपका नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड। अब इनको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए हाई सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, जब इंडिविजुअल को बिलीव हो अपनी एबिलिटी पे कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व कर लेगा। ओके, इसमें जैसे प्रिया की स्टेटमेंट है, आई बिलीव आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, उस कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर रहा है कि वो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है। ये वो मेंशन किस बेसिस पे कर पा रही क्योंकि उसने पास्ट में भी ऐसा किया है, सो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्ट हो गया। हाई सेल्फ एफिकेसी है वो मोटिवेशन के लिए क्रूशियल है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन को भी फेस कर सकते हैं। अब सेकंड हम देख लेते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम क्या होता है। सो ये रेफर करता है इंडिविजुअल के सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ को, ओके, पर्सनल वैल्यू। देखिए जो हाई सेल्फ एस्टीम है वो भी एक पॉजिटिव वर्ड है एंड वो हाई सेल्फ एफिकेसी को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो प्रिया का सेंटेंस था, प्रिया का जो कॉन्फिडेंस था, वो हाई सेल्फ एफिकेसी को रिफ्लेक्ट करेगा, सेल्फ एस्टीम को नहीं करेगा। ओके, एंड लेवल ऑफ एम्पैथी में क्या, जब वो अपनी फीलिंग शेयर करता है, दूसरों की फीलिंग को समझता है, उसके लिए चिंतित रहता है, तब वो कौन सी आ जाती है, एम्पैथी वाली आ जाती है। जो प्रिया की स्टेटमेंट थी उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो किसी के इमोशन को समझ रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रही है, एम्पैथी दिखा रही है। ओके, उसका अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। फोर्थ आपका है लो सेल्फ एफिकेसी, जो समवेयर हाई सेल्फ एफिकेसी का अपोजिट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो सबसे सही जाएगा वो आपका सी ऑप्शन है, हाई सेल्फ एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का सीक्वेंस बताना है, सेटिंग गोल्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, इवेल्युएटिंग आउटकम्स, प्लानिंग। सो इनको आपको बताना है। पहला है EACBD, ABCDE, DBAEC, फोर्थ है आपका ECBAD। तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, जो इसका सही आंसर रहेगा वो आपका है EACBD। अब इसका सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की जो साइकिल होती है किस सीक्वेंस में रहते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है उसमें 3 चीज़ पे हमें काम करना होता है, हमें रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट। पहले हम देखेंगे कि हमारी वीकनेस क्या क्या है।
हमने पहले अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया, तो हमने रिफ्लेक्ट किया, देन उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया कि भाई मेरी ये वीकनेस है, मुझे यहाँ काम करना है, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने प्लान कर दिया, उसको ही अब इम्प्लीमेंट किया है, एक्ट किया है। सो इसके कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है प्लानिंग। हमने प्लानिंग में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्स क्या क्या है, हम किन किन स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। सेकेंड हम क्या करेंगे, सेटिंग गोल्स। अब मुझे पता है कि मेरे पास ये रिसोर्सेज है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग ही सेट करने हैं अपने गोल्स, तो फिर मैं गोल्स को सेट करूंगी। थर्ड, उसको अब मैंने गोल्स को सेट कर लिया, देन उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, फिर उसको मॉनिटर करूंगी, जो मैंने परफॉर्म किया है वो मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो उसको एंश्योर करने के लिए मैं उसको मॉनिटर करूंगी, देन इवैल्यूएट करूंगी। जो आउटकम्स आएंगे वो देखे जाएंगे कि वो जो मैंने सोचा, हाइपोथेटिकल सोचा था कि हाँ मैं इतने टाइम में इसको कर पाऊंगी, इवैल्यूएट करते टाइम पता चल जाएगा मेरे आउटकम्स कैसे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दिस इज ट्रू रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में क्या सही है? इट हैज़ अ फिक्स्ड एम, it involve an organized institution, it has fixed method of teaching, more than one of the above, okay, none of the above। so अब इसमें बताना है कौन सा सही है। so अगर आप इनफॉर्मल एजुकेशन आपको पता हो तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। सो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो फिफ्थ होगा, नन ऑफ द अबव। अब हम देख लेते हैं जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन है वो मेनली 3 टाइप की होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। सो उनके क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है ये स्ट्रक्चर्ड होती है फॉर्मल। पहला है फॉर्मल, ये स्ट्रक्चर्ड होती है, सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, ओके, ऑर्गेनाइज्ड होती है ये, ओके। सो ये इंस्टीट्यूशन मतलब जो हम स्कूल में एजुकेशंस लेते हैं वो कौन सी एजुकेशन होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है। एग्जांपल देख लीजिए, अटेंडिंग एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये क्या फॉर्मल, क्योंकि ये एक तो इसमें ये जो वर्ड्स आपको याद रखने, स्ट्रक्चर्ड होती है, ओके, इंस्टीट्यूशनल होती है एंड सिस्टमैटिक होती है। सेकेंड, पार्टिसिपेटिंग इन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल लेते हैं, वो भी किसका है? फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है। कंप्लीटिंग ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन, जो हम MBA वगैरह करते हैं इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन, सो वो सारे भी क्या होते हैं? फॉर्मल एजुकेशन ही होती है। सो रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन मिल जाती है, लाइक हमें डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिल जाता है, ओके। वो एक स्ट्रक्चर्ड मतलब उसका एक सिलेबस होता है, उसको हमें पर्टिकुलर तैयार करना होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू कराई जाती है। सेकेंड आपकी आती है इनफॉर्मल। देखिए इनफॉर्मल लर्निंग में देखिए लर्निंग हर जगह हो सकती है, वो आपके स्कूल में हो सकती है, घर पे हो सकती है, किसी के साथ जाके हो सकती है। सो इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होगा, जब हम कहीं स्ट्रक्चर्ड वे में ना सीख के कहीं बाहर सीखते हैं, आउट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ओके, वो हम किसी के साथ सीख सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली होती है कि मैंने देखा, मैंने सीख लिया, ओके। अब इसका एग्जाम्पल, लर्निंग अ न्यू स्किल्स और हॉबी थ्रू यूट्यूब्स ट्यूटोरियल। अब मैंने यूट्यूब से कुछ सीखा तो वो आपका फॉर्मल में तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे वहाँ से ना ही तो कोई सर्टिफिकेट मिला है, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन से सीखा है, जस्ट मैंने देखा, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने सीख लिया। अब मैं सपोज मैं किसी फैमिली मेम्बर के घर में गई, वहाँ पे मुझे किसी की हैबिट कुछ अच्छी लगी, वो मैंने सीख ली, उनसे कुछ उनका काम सीख लिया, सो वो किस में आ जाएगा? आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में तो मोस्टली सबको पता है, लेकिन कन्फ्यूजन जो होती है वो नॉन फॉर्मल में होती है। ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बाहर है, फ्लेक्सिबल है। क्या एग्जांपल देख लीजिए, अडल्ट एजुकेशन क्लासेस एंड वर्कशॉप, जो 2-2, 3-3 दिन की वर्कशॉप्स लगती हैं, कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग होती है, ओके। सो वो सारी क्या हो जाती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती हैं। ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक कोरेसा, यूडेमी, ये सारे क्या हैं? ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज स्वयं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नेम ऑफ द वेबसाइट। अब इनमें से बताना है कौन से हैं, तो सेकंड है इसमें से डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। अब स्वयं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। स्वयं इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एनटी ने काफ़ी बार पूछी है। स्वयं है, इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, स्पेशली उन बच्चों को जो डिसएडवांटेजेस है। ये एक ओपन कोर्सेज है, ओके, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ऑल द कोर्स आर इंटरएक्टिव, इसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय बेस्ट टीचर इन द कंट्री एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एंड स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पहला वीडियो लेक्चर, सेकंड स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, थर्ड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, फोर्थ एंड ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लियरिंग ऑल डाउट्स। ये 4 इसके क्वाड्रेंट्स हैं। इसके क्वाड्रेंट्स पे भी आंटी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड देखा जाए तो स्वयं एनटीए का फेवरेट ही समझ लीजिए, क्योंकि हर बार एनटीए की साइड से ये पूछा ही जाता है। अब स्वयं के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराता है वो हम देख लेते हैं। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, NPTEL इसका कोऑर्डिनेटर है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट लर्निंग, ये इंजीनियरिंग के लिए है। UGC ये आपके नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है। एंड NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारे कोर्सेज मिलते हैं। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, मैनेजमेंट की स्टडीज़ के लिए है। NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर ट्रेनिंग रिसर्च, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। सो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं एंड यहाँ से भी एनटीए क्वेश्चन पूछता ही है। सो ये जितने भी थे ये आपके PYQs थे एंड उसका डिटेल डिस्कशन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ